नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम रूपाली सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट राइटिंग के ऊपर। रिसेंटली हमने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करवाया था, जहां पर जो बच्चे ऑफलाइन एग्जाम देने आए थे, उनमें से कई ज़्यादा बच्चों ने आर्ग्यूमेंट में बहुत भारी मिस्टेक कर रखा था। और वो मिस्टेक मेनली पॉइंट्स बच्चों के आ रहे थे, बट मेनली जो मिस्टेक हो रही थी वो फॉर्मेट को लेकर हो रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जहां पर हम फॉर्मेट के बारे में ही डिस्कशन करें, क्योंकि लिखना बच्चों को कहीं न कहीं आ भी गया है, लेकिन फॉर्मेट की वजह से उनके आर्गुमेंट में नंबर नहीं बन पा रहे। तो आइए यहाँ पर हम लोग पेपर 2 में जो 2 क्वेश्चन आर्गुमेंट से आते हैं, उसका फॉर्मेट डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पर मोटिव आपको आर्गुमेंट पढ़ाना नहीं है, आर्गुमेंट का फॉर्मेट बताना है। आइए, सबसे पहले ये मैंने कुछ पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लिए हैं, 2024 और 2023। क्वेश्चन बस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे आता है। राइट आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिर्फ ऐसी ही लाइन लिखी होगी, या फिर राइट आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऐसी कोई आपको अंतर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। एक्चुअली में आर्ग्यूमेंट में आपको बहुत ज्यादा कुछ अंतर क्वेश्चन में दिखेगा भी नहीं। अंतर जो है वो क्वेश्चंस में आपके ग्रामर सेक्शन में दिख सकता है। तो ग्रामर के जब क्वेश्चंस को पढ़ें तो बहुत ही सतर्क होके पढ़ें, ठीक है? वैसे हर क्वेश्चन की तरफ आपको थोड़ा-सा तो कॉशियस रहना है, कब यूपीएससी बदल दे, कुछ उसके अंदर इंस्ट्रक्शन ऐसा डाल दे जो पहले नहीं डालता था, बट स्टिल आर्ग्यूमेंट का कुछ बहुत मैंने कभी देखा नहीं। ग्रामर में और या फिर प्रेसी इन सब जगहों पर आपको इंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा तरीके से पढ़ना है। चलो, यहाँ पर एक और चीज़ आप देख पा रहे होंगे, 20 इंटू 2 40। इट मीन्स दैट 2 आर्ग्यूमेंट आपके पास आते हैं, दोनों के मार्क्स जो हैं टोटल 40 हैं, 20 ईच। यहाँ पर आप देख सकते हो कैसा आ रहा है, क्लासिकल लिटरेचर शुड बी अ कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम, हाउस वर्क इज अनपेड लेबर। तो मेजर जो एम होता है आर्ग्यूमेंट पूछने का यूपीएससी का, वो ये होता है कि ये इंसान असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहता है, देख लेता हूँ कि क्या अगर मैं इससे कुछ बात पूछ रहा हूँ, तो क्या ये दोनों पक्षों को रख सकता है? क्या ये उसके साथ और उसके विपरीत जा सकता है? और उसके बाद क्या उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो एक कंक्लूजन पर आ सके? तो इसी कैपेबिलिटी को जाँचने के लिए यूपीएससी आर्गुमेंट राइटिंग करवाता है। यानी कि आर्गुमेंट में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, लगभग 250 से 300 शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑल्दो जब मैं आपसे बात करती हूँ इसकी रिपोर्ट की, जब मैं आपसे बात करती हूँ या फिर मैं आपसे एस्से की बात करती हूँ, तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड होता है कि एस्से में आपको 300 वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, रिपोर्ट में आपको 200 शब्दों का इस्तेमाल करना है। बट जब मैं आर्ग्यूमेंट की बात करती हूँ तो एज सच यूपीएससी अपनी तरफ से नहीं बताता, और मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया, अपनी तरफ से यूपीएससी नहीं बताता है कि आपको इतने वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो गए तो एज़ सच कोई पेनल्टी तो नहीं लगेगी आप पर। ठीक है, चलो। तो मैम ये कैसे पता चला 250 से 300 शब्दों का इस्तेमाल करना, ये कैसे पता चला? क्योंकि आर्गुमेंट में भी 3 पेजेज़ दिए रहते हैं और ये एक अंदाज़ा है। क्या पता अगर आपकी राइटिंग बहुत छोटी हो तो आप 320, 330 तक लिख पा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो एंटायरली ओके, क्योंकि यूपीएससी ने खुद से कुछ नहीं बोला। जब उन्होंने खुद से कुछ नहीं बोला तो अगर आप एक्सीड भी करते हो तो आपके नंबर तो कटेंगे ही नहीं, और कम भी लिखते हो तो नहीं कटेंगे। लेकिन उसमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आज आपको बताऊँगी। चलो, सबसे पहला ये मैं आपको बता चुकी हूँ, 2 आर्गुमेंट आते हैं, 20 मार्क्स ईच, 15 से 20 मिनट्स ईच। देखो अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूँ, 15 मिनट्स तो वो बच्चा लेगा जिसने मैक्सिमम प्रैक्टिस की है। मतलब जितना वो कर सकता था उसने उतना किया है इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो बच्चा जो है वो 15 मिनट में लिख पाएगा। एवरेज बच्चा जो होता है वो 20 मिनट लगा ही देता है, क्योंकि कुछ-कुछ ऐसे आर्गुमेंट होते हैं जिसमें दिमाग में पॉइंट्स नहीं आ रहे होते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि 20 मिनट्स तो लेकर चलो, इतना लग रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और मार्क्स टाइम को घटाने का ट्राई करो। स्कोरिंग देन एसे इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि एसे में एक फ्लो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है। कई बच्चे, इवन अगर मैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट की बात करूँ, कई बच्चों ने एसे को ही पॉइंट वाइज़ लिखा है। इसका मतलब ये है कि लोगों की नेचुरल जो टेंडेंसी है, जो उनको बहुत ही सहूलियत से हो जाती है, वो है पॉइंट से लिखना। सबके लिए पॉइंट-पॉइंट लिखना बड़ा आसान होता है, लेकिन वही चीज़ें जो पैराग्राफ में लिखनी होती हैं, तो वो फ्लो मेंटेन करना, वो प्रॉपर तरीके से आपको कैसे-कैसे बातों को धीरे-धीरे खोलना है, कॉम्प्लेक्सिटी से कैसे-कैसे आपको ईज़ीनेस पे आना है, वो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आर्ग्यूमेंट लोगों के लिए आसान होता है क्योंकि पॉइंट ही तो लिखने हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आर्ग्यूमेंट स्कोरिंग ज़्यादा होता है। ठीक है? चलो,
अब पार्ट्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आता है इंट्रोडक्शन, फिर आता है आपका फॉर, देन आता है अगेंस्ट एंड देन आता है कंक्लूजन। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि आपको ये जो हेडिंग है ना, इंट्रोडक्शन और हेडिंग है कंक्लूजन, ये एक्चुअली में आपको हेडिंग लिखनी नहीं होती है। आपको हेडिंग लिखनी होती है सिर्फ फॉर एंड अगेंस्ट की। ठीक है, बाकी मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। आगे जाने से पहले मैं आपको बस एक चीज बोलना चाहूंगी, मैंने कई बच्चों की जब कॉपी चेक की तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि लिखना तो आ रहा है बच्चों को। अगर मान लो उस टॉपिक से बिल्कुल भी नॉलेज नहीं तो कुछ ना कुछ तो लिख दे रहे हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको लिखना नहीं आ रहा है या दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है। नॉर्मल तो बच्चे लिख ही दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपका 3 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है। मैं जेन्युइनली अगर आपको बताऊं, 40 मार्क्स के, 20 मार्क्स के, 30 मार्क्स के, ऐसे ही कितना ज्यादा बच्चों का पेपर छूटा है। ऐसे मतलब रैंडमली आप किसी से भी उठा के पूछो कितना छूटा, तो कोई ना कोई तो उठ के बता ही दे रहा है कि मैम 20 का छूट गया, 10 का छूट गया, किसी ने बोला 30 का, किसी ने 40 का। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका भले ही कंटेंट बढ़िया हो, अगर पेपर कंप्लीट नहीं हुआ तो आप मेरिट में नहीं है। मेरिट छोड़ दीजिए, आप पेपर भी नहीं क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि आपका और जो आपका कॉम्पिटिटर है उसका फिर कोई कॉम्पिटिशन रह ही नहीं गया। उसने पूरा पेपर अटेम्प्ट करके वो आपके साथ कॉम्पिटिशन लगा रहा है, आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो कॉम्पिटिशन वहां पर ध्वस्त हो जाता है। कहने की बात बस इतनी है कि आपका अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा कंटेंट तैयार है, मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, और अभी तो देखिए 2 महीना बचा है, कंटेंट तैयार हो ही चुका है। प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो, एनालिसिस लो, कैसा लिख रहे हो उस पर डिस्कशन करो, फीडबैक लो, और अंडरस्टैंड करो कि इसको मैं और कैसा बेहतर कर सकता था। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा ज्वाइन करो, जिसका मन कर रहा है उसका ज्वाइन करो, लेकिन ये चीजें बड़ी क्लियर रखो। हमारे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में बच्चे जो आए थे वो दूसरे दूसरे इंस्टीट्यूट से भी आए थे। जब उन्होंने हमारी चेकिंग देखी तो वो थोड़े से मतलब घबरा से गए कि यार अभी तक मैं तो वहां पर इतना पैसा दे रहा हूँ, मेरे को तो नहीं मिल रहा है ऐसा इवैल्यूएशन। तो कहने का मतलब बहुत ही सटीक है, कहीं से भी करो, लेकिन हमेशा ये चीज क्लियर रखो अपने दिमाग में कि मुझे इवैल्यूएशन करवाना है, मुझे फीडबैक लेना है, मुझे उसमें पूरी तरीके से डिस्कशन करना है कि मैं और क्या कर सकता था। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारा टेस्ट सीरीज लेने के लिए, तो संकल्प टेस्ट सीरीज है, 8 जून से आपका देखो, आपका 8 जून से यहाँ पर शुरू होगा पहला फुल लेंथ टेस्ट है। पेपर 1 और पेपर 2 का टाइमिंग जो है वो यूपीएससी की ही रखी गई है, 10 से 12 पेपर 1 एंड 2 से 5 पेपर 2। ये सिर्फ इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि आपको यूपीएससी की फील आने लगे कि भाई जैसा मैं रियल पेपर दूंगा मैं वैसा ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इनरोल करवा सकते हैं हमारे संकल्प टेस्ट सीरीज में। पूरी तरीके से आपको इवैल्यूएशन, फीडबैक, डिस्कशन सब कुछ करवाया जाएगा। इवन पेपर 1 जो होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा। इंटायरली आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई मैं यूपीएससी का पेपर देने ही आ रहा हूँ। बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कहा था इंट्रोडक्शन हेडिंग आपको नहीं लिखनी है, यानी कि आपको ये नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 4-5 लाइन का उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बता देना है। अब कभी कभी बच्चे ये गलती करते हैं कि वो इस इंट्रोडक्शन में भी साइड लेने लगते हैं कि भाई अगर तुमने ये बात बोली है तो हाँ हाँ ये चीज सही है, देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। आपको वो करना ही नहीं है, उसके लिए हमने फॉर और अगेंस्ट दे रखा है। आपको सिर्फ यहाँ इंट्रोडक्शन में उस टॉपिक के बारे में कुछ बता देना है, या फिर सबसे देखो सिंपल होता है इंट्रोडक्शन कि आप उस, मान लीजिए अभी मैं दिखाऊंगी आपको एक एग्जांपल ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर है, तो ऑनलाइन एजुकेशन क्या होती है, उससे आप क्या समझते हैं, आप वो इंट्रोडक्शन में लिख सकते थे। या फिर आप ये लिख सकते थे कि कैसे ऑनलाइन एजुकेशन अब इतना कॉन्वर्जेशन में आ चुका है पोस्ट पैंडेमिक। ठीक है, उस समय लोगों को ये रियलाइज हुआ जब पैंडेमिक का समय था कि भाई ये जो एजुकेशन जो हमारी अभी रुक चुकी है, क्यों ना अब हम इसको ऑनलाइन करते हैं। तो दुनिया भर के एडटेक आने लग गए, और आप जानते ही हैं ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सभी के नाम आप जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन का मतलब नाम से ही आपको क्लियर है कि टॉपिक के बारे में कुछ बताओ, कोई साइड मत लो। अब आता है आपका फॉर। यूजुअली मुझसे बच्चे पूछते हैं कि मैम फॉर में कितना पॉइंट लिखूं। देखो, लिखना है तो 4 या 5 लिखो। अगर आपका एक्सप्लेनेशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं 5 पॉइंट लिखता हूं तो मेरा एक्सप्लेनेशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, मैं पॉइंट्स को एक्सप्लेन बढ़िया तरीके से नहीं कर पा रहा हूं, तो मत भागो 5 पॉइंट के पीछे। 4 पॉइंट लिखो, लेकिन एक्सप्लेन अच्छे से करो, अपने आर्ग्यूमेंट को सब्सटैंशिएट करो, एग्जाम्पल दो। यानी कि एटलीस्ट 4-5 पॉइंट्स जो हैं वो ठीक हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, फॉर में नाम से ही पता चल रहा है। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ यहाँ पर, चलो एक यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आया है। अच्छा, मैंने यहाँ पर और आपके लिए प्रीवियस ईयर, ये देखो यहाँ, वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड, ये है आपका आर्ग्यूमेंट।
ये प्रीवियस ईयर से ही मैंने उठाया है। अब मान लीजिए मैं फॉर लिख रही हूँ, तो मैं बोलूँगी हाँ, अब मैं जो भी बात बोलूँगी मैं उसी तरीके में जाऊँगी, उसी लय में जाऊँगी कि येस वीडियो गेम जो है वो माइंड को शार्पन करता है इसीलिए। समझ रहे हो आप? तो आपको सपोर्ट करना है आर्गुमेंट को। आप सपोर्ट करेंगे। देखो कई बार मुझसे बच्चे पूछते हैं कि मैम हम मान लीजिए 5 पॉइंट लिख रहे हैं, तो सब में एग्ज़ाम्पल लिखें, सब में सब्सटैंशिएशन करें। देखो इतना ना मैं बोलने को तो बोलूँगी ही कि आप कोशिश तो करो कि पाँचों हो सके, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ये सब चीज़, ठीक है? आप सोचिए आप एग्ज़ाम प्रेशर में हैं, वहाँ पर पहले तो पॉइंट ही याद नहीं आ रहे, सब्सटैंशिएशन क्या याद आएगा? लेकिन कोशिश किया करो कि कम से कम 2-3 को तो सब्सटैंशिएट कर दिया करो, कोई भी सिंपल एग्ज़ाम्पल लिख दिया करो, ठीक है? लेकिन वो आर्गुमेंट के बाद होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने हेडिंग लिखी और आप सीधे चलते बने। अभी आपको धीरे-धीरे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दूँगी। उस एग्ज़ाम्पल से आपको इतना क्लियर होने वाला है, मैं अपने बच्चों के कॉपीज़ भी लेकर आई हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि उन्होंने क्या गलती की, आप क्या नहीं करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, इस एक क्लास में सारे डाउट सॉल्व हो जाएँगे। चलो, फिर यहाँ पर अगेंस्ट का पॉइंट आता है। अब अगेंस्ट का अगेन अगर ये क्वेश्चन है कि वीडियो गेम शार्पन द माइंड, इसमें मैं अगेंस्ट में जाके क्या बोलूँगी? नो, वीडियो गेम्स डू नॉट शार्पन द माइंड। अब आप इसमें लिखिए 4 पॉइंट, क्यों नहीं करता है शार्पन माइंड? आप समझ रहे हो? तो इसी तरीके से आपको एक बार सपोर्ट करना है, एक बार अपोज़ करना है। इसके भी अच्छा एक बार कभी-कभी मुझसे ये लोग पूछते हैं कि मैम क्या 4-5 ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर 4 पॉइंट लिखें, नीचे 5 पॉइंट लिखें या नीचे 4 लिखें ऊपर ऐसा कर सकते हैं? देखो मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे क्लियरली आपका बायसनेस दिख रहा है। आप एक असिस्टेंट कमांडेंट बनने जा रहे हैं, उस असिस्टेंट कमांडेंट में रैशनैलिटी होनी चाहिए, उस असिस्टेंट कमांडेंट में दोनों पहलू को देखने की काबिलियत होनी चाहिए। इसका मतलब आप दोनों ही सूरतों में आप नंबर ऑफ पॉइंट्स को सेम रखेंगे। अगर मान लेते हैं आपको ऊपर वाले के बारे में ज़्यादा पता है, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, ऊपर 4 ही लिखोगे अगर नीचे 4 पता है तो। ठीक है? पहले ही अपना बायसनेस मत दिखाओ। एक तो बहुत ही अच्छा स्कोरिंग पॉइंट होता है ये, तो यहाँ पर बायसनेस दिखाओ बिल्कुल भी मत। ठीक है, होता है नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट की वजह से कुछ बायसनेस हमारे अंदर आ जाती हैं, लेकिन जिस दिन भी हमने ये तय कर लिया कि हमें असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, अब चीज़ों को थोड़ा बैलेंस्ड रखने का ट्राई किया करो, ठीक है? दोनों पहलू को देखो। तो यहाँ पर वही करेंगे हम। उसके बाद अगेन ये हेडिंग नहीं लिखना है आपको, ये कंक्लूजन हेडिंग नहीं लिखना है, आपको सीधे यहाँ पर एक मैं बोलूँगी 30 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है, जहाँ पर अब आप बताएँगे जैसे अब वीडियो गेम्स ही वाली बात है, तो आपने ये बोला कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि वीडियो गेम्स खेलने से बच्चों के माइंड जो है वो शार्प हो, क्योंकि वो ज़्यादा टेक savvy होते हैं, उनको ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हम आने वाली जनरेशन को वीडियो गेम्स के ऊपर पूरी तरीके से रिलाय होने दें। तो ऐसा करना चाहिए कि पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए, ताकि हफ्ते में 1 दिन बच्चा वीडियो गेम खेले, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर गेम्स की तरफ इंक्लाइंड हो, जिससे वो फिज़िकली भी फिट रहे, मेंटली भी फिट रहे। तो ये देखिए मैंने कितना बैलेंस्ड ओपिनियन आपको दिया। मैंने कहा वीडियो गेम अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि हर दिन खेल रहे हो। ठीक है? हाँ, ठीक है, हफ्ते में 1 दिन है तो खेल लो, थोड़ा आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि क्या चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चल रहा है तो चल रहा है। तो ऐसे ही आपको कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं। अभी मैं आपको बहुत अच्छा बताने वाली हूँ, सुनो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, देखना अभी। तो अब मैं हमेशा ये कहती हूँ, आपकी मर्ज़ी है आपको फ़ॉलो करना है या नहीं करना है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी पॉइंट्स लिखते हो, सब हेडिंग में लिखा करो। आप यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहे हो, उसको एकदम सब हेडिंग में लिखो, तब उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करो। मैम मुझे समझ मतलब नहीं आया, अभी आ जाएगा, ये देखो। मैंने लिया है टॉपिक, ऑनलाइन एजुकेशन इज़ द फ्यूचर ऑफ लर्निंग इन इंडिया। ऑनलाइन एजुकेशन इज द फ्यूचर ऑफ लर्निंग इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, मैंने ऊपर क्या लिखा, मैंने ऊपर, अब ये मत मानना मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कह दिया था कि मैं आपको यहाँ आर्ग्यूमेंट पढ़ाने नहीं आई हूँ, आपको फॉर्मेट बताने आई हूँ। तो ये मैं आपको समझाऊंगी नहीं, आप बस फॉर्मेट देखो, क्योंकि सब बच्चे फॉर्मेट में गलती कर रहे हैं। आप सीख कर एज ले लो ताकि नंबर आपके ज्यादा आ जाए। देखो, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर जब मेरे को इंट्रोडक्शन लिखना था, मैंने बड़ा ही सटीक, बहुत सिंपल लिखा है मैंने। आपको लगेगा मैम इतना सिंपल, आप सिंपल रॉ लिखो, आपके नंबर देखना जरूर बढ़ेंगे। प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग उसको क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स करने के चक्कर में दे मार कुछ भी चीजें लिखते हैं, सोचते हैं इससे ना इतने बड़े बड़े, मेरा एक स्टूडेंट है वो इतने डेटा डालता है, वो इतना डेटा डालता है, वो इतना ज्यादा डालता है कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं आर्ग्यूमेंट सॉरी मैं ऐसे नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन की एक 300 शब्दों की एक किताब नहीं, आप कह सकते हैं आंसर पढ़ रही हूँ।
तो मुझे लगता है कि क्या कर रहे हो? ये डेटा डालना है, इन्फॉर्मेशन डालना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा वही डाल रहे हो। समझ रहे हैं आप बात? तो यहाँ पर मैंने बड़ा सिंपल लिखा है कि ऑनलाइन एजुकेशन से मैं ये समझती हूँ कि आप एजुकेशनल कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ? आपको एजुकेशनल कंटेंट क्या कर रही हूँ? डिलीवर कर रही हूँ। एक प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल, यहाँ पर मैं यूट्यूब का इस्तेमाल कर रही हूँ, एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कर रही हूँ और इंटरनेट का भी कर रही हूँ। तो जब भी इन सभी का इस्तेमाल कर कर एजुकेशन दी जा रही है, डिलीवर की जा रही है, तो उसी को हम डिजिटल एजुकेशन कहते हैं। वो किसी माध्यम से हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने उसी को थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर दिया है। अभी देखो, आपको ना ये चीज़ अगर आप अपनी कॉपी पे लिखोगे ना तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आपको खुद कट डाउन करना है इस चीज़ को, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर फॉर लिखा, कोलन डाला, अंडरलाइन किया, अब आगे बढ़ी। अब मैं आपको ये बताना, अच्छा, 1 मिनट रुकना। ओहो! 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड। यहाँ पर एक पॉइंट मुझे ऐड करना था, 1 मिनट रुकिए आप। हाँ, मुझे मेनली जो दिखाना था आपको वो ये दिखाना था। अरे! व्हाट हैपेंड? क्या हो रहा है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अब देखिए मुझे जो आपको दिखाना था वो ये दिखाना था कि यहाँ आप ना 1, 2, 3, 4 आपकी इच्छा है एबीसीडी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। मेन आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि फॉर आपने लिखा, उसके बाद आपने 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स लिखे, आपने उसकी सब हेडिंग दी, उसको अंडरलाइन किया, देन आपने उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है? तो फॉर्मेट आपको क्लियर हुआ, आधा फॉर्मेट है अभी अभी अ, बाब आगे जो है वो बाकी का फॉर्मेट है कि यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। मैम इंट्रोडक्शन के ऊपर क्या हमें कुछ नहीं लिखना है ये सब वो सब? अरे टॉपिक का नाम आपको दिया होगा। यूपीएससी, सीएपीएफ एग्जामिनेशन में आपको बुकलेट दी जाती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है? उन्होंने दे रखा है, आपको सिर्फ लिखना शुरू करना है। तो क्यों मेहनत कर रहे हो? यहाँ पर सिंपल आप इंट्रोडक्शन लिखो, फिर यहाँ पर फॉर अंडरलाइन आपकी मर्जी। अच्छा यहाँ पर मुझे आपको एक बात बतानी है, कभी-कभी लोग कुछ और चीज़ें भी लिखते हैं, फेवर, आर्गुमेंट इन फेवर ऐसे भी लिखते हैं या फिर कोई-कोई सेंटेंसेस बना के लिखता है, फॉर लिखता है, फिर यहाँ पर लिखता है येस ऑनलाइन एजुकेशन इज़ अच्छा क्या था एक बार वो देखना, ऑनलाइन एजुकेशन इज़ द फ्यूचर ऑफ लर्निंग इन इंडिया। तो लोग लिखते हैं येस ऑनलाइन एजुकेशन इज द फ्यूचर ऑफ लर्निंग इन इंडिया और फिर जब अगेंस्ट की बात करो तो वो लिखते हैं नो ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट द फ्यूचर लर्निंग ऑफ इंडिया। अब कभी-कभी मुझसे सवाल पूछा जाता है कि मैम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे लिखने को तो लिख ही सकते हो। आप तो और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो कि आप करने क्या वाले हो, लेकिन मेरी मानो तो ये सब मत करो। बिकॉज़ अल्टीमेटली द हीरो ऑफ द आर्गुमेंट इज़ द आर्गुमेंट इटसेल्फ। तो आप ये सब जो चीज़ें कर रहे हो, इसका कोई आपको अलग से मार्क्स नहीं मिलने वाला है। आपने कितने सॉलिड आर्गुमेंट लिखे हैं, वो कितना सब्सटैंशिएट किया है, कितना एक्सप्लेन किया है, दैट मैटर्स। तो यहाँ पर आप सिंपल फॉर लिख के आगे बढ़ो ना, जिस चीज़ के लिए नंबर है उस पर ज़्यादा मेहनत करो, उसमें क्यों कर रहे हो? अगर समय मिलता है तो वो सब चीज़ें कर सकते हो, ऑल्दो आई डू नॉट रिकमेंड दैट। सिंपल आप फॉर लिखो, आगे बढ़ो, समय बचाना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अब समझ आ गया, इंट्रो लिखा, फॉर लिखा, सब हेडिंग दी, अंडरलाइन किया, एक्सप्लेनेशन, सब हेडिंग दी, अंडरलाइन किया, एक्सप्लेनेशन, सब हेडिंग, अंडरलाइन करते-करते मैं 5th तक आ गई और यहाँ मेरा फॉर का काम पूरा खत्म हो गया। 1, 2, 3, 4 लिख सकते हो, एबीसीडी लिख सकते हो बट 1, 2, 3, 4 लिखो ज़्यादा आसान है। ठीक है। दूसरा मैं ये कहूँगी यहाँ पर कॉलन का इस्तेमाल करो, सेमी कॉलन का मत कर देना। यहाँ पर ऐसे कुछ-कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ये मत कर देना, ठीक है? कॉलन का इस्तेमाल करिए, कॉलन का इस्तेमाल एकदम करेक्ट ओहो! एकदम करेक्ट है। अब चलो एक बार आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम करेंगे अगेंस्ट के पॉइंट। देखिए, अगेंस्ट में अगर आप ध्यान से देखो, अगेंस्ट पहला पॉइंट लिखा, अंडरलाइन किया, एक्सप्लेन किया। दूसरा पॉइंट लिखा, अंडरलाइन किया, एक्सप्लेन। तीसरा भी वैसे ही करते-करते मैं यहाँ पर 5th पॉइंट तक आ गई और मैंने यहाँ पर क्या किया, कंक्लूड किया। देखिए, कंक्लूड भी मैंने कैसे किया? मैंने ये बोला कि हाँ, आप कह रहे थे क्वेश्चन में कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है? फ्यूचर लर्निंग है इंडिया की। मैंने यहाँ कहा कि सही बोल रहे हो भाई, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो सही में रीशेप कर रहा है हमारे लर्निंग एनवायरनमेंट को, इंडियन के लर्निंग एनवायरनमेंट को। लेकिन अब देखो मैं कैसे स्टैंड ले रही हूँ।
मैं ये कह रही हूँ जितना ज़्यादा इंडिया एडवांस कर रहा है टेक्नोलॉजिकली, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। हम ट्रेडिशनल मेथड को किस तरीके से आपके ऑनलाइन लर्निंग के साथ कंबाइन कर सकते हैं। अगर हम ये दोनों चीज़ें कर दें तो उससे हम ज़्यादा इंक्लूसिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंट एजुकेशन को ला पाएंगे। तो यहाँ पर आप खुद देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ सबसे पहले टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, मतलब उसका इंट्रोडक्शन दिया। फिर मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि यार देखो, ये ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो इसीलिए फ्यूचर लर्निंग बन सकता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल है, दूर दराज में भी लोग इसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बस इंटरनेट का खर्चा लग रहा है। आजकल फ्री मॉड्यूल कितना प्रेजेंट होता है, आज ये भी वीडियो आप देख पा रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं, फ्री देख पा रहे हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। हाँ, थोड़ा जो खर्चा होता है इंटरनेट और इसका वो उसको हटा दिया जा रहा है, बट स्टिल एज कंपेयर टू दी ट्रेडिशनल एजुकेशन सही है भाई। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। मेरा ऑफिस है तो मैं रात के 12 बजे देखूं, आपका नहीं है, आप रोज पढ़ाई करते हैं, पूरा दिन पढ़ाई करते हैं, तो आपकी मर्जी। आप बड़ा अच्छा है भाई। आप बोल रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि पर्सनलाइज्ड अप्रोच का इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रेडिशनल मेथड में कौन बच्चे होते हैं 60, टीचर होता है एक। अब प्रॉब्लम ये आती है कि वो टीचर कोने-कोने में जो बच्चा बैठा है उसको कैसे इतना देखे, उसके लिए बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। एक तो 35 मिनट की तो क्लास होती है, 30-35 मिनट की, उसमें 60 बच्चों को देखना डिफ़िकल्ट होता है। तो हम ऑनलाइन एजुकेशन की मदद से भाई उसको बड़ा ही आसान होगा कि यार मैं ना आराम से धीरे-धीरे करके अपना सिलेबस कवर कर लूँ। ये भी आप चीज़ें यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने ये पॉइंट, बट ये तो आप इर्द-गिर्द देख रहे हो, लिख सकते हो। कंटिन्यूटी, कोई भी क्राइसिस आती है, अभी थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के समय पे, कुछ हुआ नहीं, लेकिन मान लेते हैं अगर उस समय स्कूल-वूल कुछ बंद करवाने पड़ते, ठीक है? ये हम बहुत फॉर्च्यूनेट हैं कि वो ज़्यादा एस्केलेट नहीं हुई इश्यू, लेकिन मान लेते हैं कि एस्केलेट हो जाती, बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाती, तो फिर सब चीज़ें बंद हो जाती, तब हमारा ऑनलाइन एजुकेशन काम आता। पैंडेमिक के समय पे ऑनलाइन एजुकेशन काम आया था। तो ये आप लिख सकते हैं, क्राइसिस किसी भी तरीके की हो सकती है। क्राइसिस क्या पता आपकी पर्सनल भी हो सकती है। फिर भी सोचिए, मान लेते हैं कि भगवान ना करे लेकिन आप में से किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, बहुत ज़्यादा। क्या उसका ये सारा चीज़ मिस हो जाए और वो ओके होगा? नहीं। वो माइंड से देखिए कितना फ्री होगा कि अरे यार कोई बात नहीं, मैं भले ही अभी बीमार पड़ा हूँ, मेरी जो क्लासेस है ना वो स्टोर हो रही हैं, जैसे ही मैं ठीक होऊँगा, मैं जाके अपनी क्लासेस देखना शुरू कर दूँगा। वो माइंड से कितना फ्री है। आप ये भी लिखो, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट ऐसे बात करने से और बहुत सारे पॉइंट आपके दिमाग में आएँगे। ठीक है? चलो। अब यहाँ पर अगेंस्ट का अगेन मैंने पॉइंट लिखा है, भाई डिजिटल डिवाइड आज भी है, आज भी देखा जाए तो किसी के पास एक्सेस है, किसी के पास नहीं है। आपने वो चीज़ें लिखी, आपने लैक ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग बताया, आपने टीचर और ये जानते हैं आप बात कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, एक कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है एक बच्चे का। वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, वो टीचर से बात करता है, टीचर उसे पर्सनली गाइड करते हैं, अगर वो किसी गलत रास्ते में जा रहा है तो उसको टोका जाता है। आपको ये पता, आप स्कूल में भी आप खुद देखते हैं, जैसे हमारे टीचर बड़ा टोकते थे कि 2 चोटी नहीं है, उसमें रिबन नहीं है, लेट क्यों आए हो स्कूल, ये वो दुनिया भर की बातें। अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन लेते तो कौन आपको ये टोकने वाला होता? लेकिन उस समय पे ये टोका-टोकी बहुत ज़रूरी था, जिसने हमेशा हमें सही रास्ता दिखाया। ठीक है? इंक्रीज़्ड स्क्रीन टाइम का प्रॉब्लम है। आज आप ये जानते हैं कि आज छोटा-छोटा बच्चा भी फ़ोन चलाता है यार, तो यहाँ पर हम कितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हैं। अभी तो मेरी आँखें ठीक है, मुझे तो अभी लग रहा है कि कुछ दिनों में मुझे भी चश्मा लगने वाला है क्योंकि मुझे थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है? तो मेरा भी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप समझ रहे हो? तो यहाँ आप कितना स्क्रीन टाइम बढ़ाए जा रहे हैं हम लोग। ये ब्लू लाइट इतनी बढ़िया थोड़ी होती है। एग्ज़ाम एंड चीटिंग इश्यूज़ तो ऑब्वियसली जब फिज़िकली हो जाते हैं तो ये तो फिर भी हम लोग टेक के साथ कर रहे हैं, चांसेस आर वेरी हाई। तो यहाँ पर आप समझ गए कैसे आर्गुमेंट पूरा हुआ और यहाँ कंक्लूजन भी आपको समझ आ गया। तो आई होप कि आपको तरीका तो पूरा क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यहाँ पर मैंने कुछ अपने ही स्टूडेंट्स की कुछ आंसर कॉपीज़ लिए, जहाँ पर मैं आपको कुछ गलतियाँ बताऊँगी और उनकी कुछ अच्छाइयाँ बताऊँगी, ताकि आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई आर्गुमेंट है तो ऐसे है। देखो, इस बच्चे ने पहली बात तो ये जो आपने एरो लिखा है, मतलब जिन्होंने भी, मान लेते हैं उस बच्चे का नाम है, नाम क्या लें? चलो राज ले लेते हैं, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है? राज ले लेते हैं उस बच्चे का नाम। वैसे नाम नहीं बता रहे हैं, ठीक है चलो। अब राज ने क्या किया, यहाँ पर ये एरो किया, नॉट नीडेड, आप सिंपल इंट्रोडक्शन लिखें। तो इंट्रोडक्शन इन्होंने 4-5 लाइन में लिखा, फेयर एंड वंडरफुल। अब यहाँ पर इन्होंने फॉर बीच में लिखा, तो इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से यहाँ पर फॉर लिखिए, आप यहाँ पर अंडरलाइन करो और यहाँ कॉलन डालो, ठीक है? चलो।
फिर इन्होंने देखो इमर्जिंग, इन्होंने देखो सब हेडिंग दी और इसके नीचे अंडरलाइन किया, वेरी गुड। इन्होंने यहाँ आगे लिखना प्रेफर किया। मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं इस चीज को रेकमेंड नहीं करूंगी। आप यहाँ पर ऐसे लिखिए, देखो ये एक और मेरे स्टूडेंट की कॉपी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये राज 3 इसका नाम रख देते हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने फॉर लिखा, ठीक है, अंडरलाइन किया, कॉलन डाला, 1 रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल, नीचे उसके अंडरलाइन किया और फिर उसको एक्सप्लेन किया, फिर दूसरा पॉइंट लिया, अंडरलाइन किया, फिर नीचे। तो इन्होंने बगल में नहीं लिखा, इन्होंने नीचे लिखा। आ रही है बात समझ? कितना क्लीन लग रहा है इनका आंसर। यहाँ देखिए इन्होंने हाई एनर्जी कंटेंट लिखा, अगेन एक्सप्लेन किया, हाई क्लीन कंबशन फ्यूल, एक्सप्लेन। मैम टॉपिक भी तो समझा दो, ये सब देखो वो मेरा अभी पर्पस नहीं है, क्योंकि जो हमें मेजर प्रॉब्लम बच्चों में दिखी है हम वो टैकल करना चाहते हैं, और मेजर प्रॉब्लम फॉर्मेट को लेकर है। कंटेंट बच्चे लिख दे रहे हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन वो लिख दे रहे हैं, कुछ ना कुछ आ रहा है लिख दे रहे हैं, लेकिन इसमें लोगों को बहुत दिक्कत है। बहुत अच्छा लिखने वाले बच्चे फॉर्मेट में गलती कर रहे हैं। तो मेरा भी मोटिव कंटेंट का है, फॉर्मेट का है, बाकी कंटेंट के लिए तो हम काफी अलग चीजें ले आएंगे आप लोगों के लिए। चलो, तो यहाँ ये समझ आया। मैम इसमें और क्या गलती हो गई, इसमें और क्या गलती, इसमें गलती ये होगी, देखो इस बच्चे ने कोशिश अच्छी की कि इसने एक्सप्लेन ज्यादा करना चाहा। देखो इसने हर चीजों को बहुत ही डेप्थ में जाके एक्सप्लेन किया, लेकिन आपको मैं सच्चाई बता रही हूँ, ये एग्जाम में इतना समय आपको नहीं मिलेगा। अभी तो चलो मैं आपसे एक एक आंसर मांगती हूँ, मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे बोलती हूँ एक आंसर दे दो, मैं एवेल्युएट करके दे देती हूँ। लेकिन यहाँ पर जब आपको मतलब पूरा पेपर 3 घंटे में लिखना है, तो इतना आपको लिखने का समय मिलेगा ही नहीं। तो इसने एक्सप्लेन बहुत ज्यादा कर रखा है, उसको आपको थोड़ा कट डाउन करना है। मैम कितना करें, 3-4 लाइन, बस 3 लाइन, मतलब वो 4 भी नहीं 3 तक कर लो, ठीक है, ठीक है। दूसरी इनकी सबसे बड़ी गलती जो मुझे दिखी, इन्होंने लाइंस के बीच में देखो इतना मैसिव गैप नहीं छोड़ा, जिससे मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि पहला जो लाइन है वो कब खत्म हुआ, दूसरा कब शुरू हो गया। यहाँ पर अगर आप इन बच्चे को देखेंगे, इन बच्चे को, इनका भी काफी क्लियर है, इनका भी दिख रहा है कि कब यहाँ पर खत्म हो रहा है, एक क्लैरिटी इन्होंने बना के रखी है। इस बच्चे ने भी अगर आप ध्यान से देखिए तो पहला खत्म होने के बाद इन्होंने भी एक क्लैरिटी बना रखी है, ठीक है। अब और क्या इनमें गलती है, नहीं और मुझे कोई इनमें मैसिव गलती नहीं दिख रही। तो हाँ, यहाँ पर बस बहुत छोटी छोटी बारीक गलती है, अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ राइटिंग आर्ग्यूमेंट। यहाँ देखिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया था, फॉर और अगेंस्ट, इन्होंने लिखा आर्ग्यूमेंट इन फेवर, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट। मैम क्या ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है ये भी तरीका, ठीक है। फिर इन्होंने भी यहाँ पर बगल में लिखना प्रेफर किया है, और आप बगल में लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, माय रिकमेंडेशन वुड बी कि नीचे लिखो, ठीक है। फिर इन्होंने भी, हाँ ठीक है, इन्होंने भी देखो अच्छा थोड़ा इसको 1 लाइन और 2 लाइन और कम करो, 2 लाइन और कम करो, क्योंकि अगेन आप बोलेंगे मैम कि क्यों आप ऐसा कह रहे हो। देखो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, बट इट इज नॉट द हीरो ऑफ द आर्ग्यूमेंट। आपका हीरो जो है वो आपके आर्ग्यूमेंट ही है, जो आप पॉइंट्स लिख रहे हो, तो उस पर ज्यादा समय व्यतीत करो। तो यहाँ पर 2 लाइन काट दो, बाकी ठीक है। हाँ कंक्लूजन भी इन्होंने लगभग ठीक ही लिखा है। हाँ चलो, तो इसमें भी ये भी मैं अच्छे अच्छे बच्चों की ही कॉपी लेकर आई हूँ, ताकि आपको जो भी मैंने बातें बोली वो आपको अप्लाई होती हुई दिखे। अब ये बच्चा, ये तो बहुत ही अच्छा लिखा है इसने, बहुत, लेकिन स्टिल इन्होंने एक गलती कर दी। मैम क्या गलती की, इनका कंक्लूजन बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तो पहली बात, इन्होंने कंक्लूजन इतना बड़ा लिखा, उसमें इन्होंने कोई बात नहीं लिखी, कोई सॉलिड बात नहीं लिखी। ये कह रहे, अच्छा ये टॉपिक क्या था, ओहो टॉपिक इसमें मैंने लिया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं अंदाजे से बताती हूँ आपको। इन्होंने बोला द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन ऑर्डर टू मेक, अच्छा ये टॉपिक, हाँ जो टॉपिक मैंने दिया था वो ये था कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो फ्यूचर है इंडिया का, वर्ल्ड का, ऐसे ही करके मैंने एक टॉपिक दिया था जिसमें इन्होंने ये चीज लिखी। इसमें मैंने इनको टोका भी था। देखो ये क्या लिख रहे हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन ऑर्डर टू मेक इंडिया, ये बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर आया, इतना हमारा जो एम है वो है कि हम 5 MMT वो करें, ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करें, ठीक है। ऑल्दो देयर आर चैलेंजेस इन प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, दे आर टू बी टैकल्ड बाय प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द सेक्टर। कुछ बहुत अच्छी बात नहीं लिख पा रहे हैं ये। इन्होंने कंक्लूजन में मुझे ये तो बताया कि हमारे इंडिया ने जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वो लेकर आए, बस। अरे यार इसको थोड़ा अच्छे से बताओ, आप सिंपल बताओ कि यस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो एक फ्यूचर है,
हमारा पूरे पूरे देश का अगर देखा जाए और पूरे वर्ल्ड का अगर चलो विश्व का देख लेते हैं, तो वो एक फ्यूचर है क्योंकि उसके अंदर ये पूरी कैपेबिलिटी है कि वो आपके फ्यूचर जो नीड्स हैं उसको पूरा कर सकता है। जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे देश ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर भी आए वो। लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेज़ हैं जिनको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग ग्लोबल स्टेज पर जाकर एंगेजमेंट करें और इसकी बातचीत को बढ़ाया जाए। ये है आपका कंक्लूजन, बस। तो ऐसा ही ये टॉपिक था और आपको पता चल गया। तो इनके कंक्लूजन के लिए मैंने इनको टोका क्योंकि कुछ बहुत क्लियर इनका कंक्लूजन मुझे लगा नहीं। बाकी इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने इंट्रोडक्शन भी बहुत बड़ा लिख रखा है, ठीक है? अगेन दिक्कत कुछ नहीं है, आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो और आप अपना जो यहाँ पर एनर्जी डाल सकते हो उसको वेस्ट कर रहे हो। तो कम से कम इसको ये हटा दो, इतना मैं कहूँगी कि वेल एंड गुड है, ठीक है? तो यहाँ पर ना ही मैंने आपको सिर्फ़ फॉर्मेट बताया, मैंने आपको 3 बच्चों की कॉपीज़ भी दिखाई, उसमें बारीकी में जाके क्या गलती है, मैम क्या उनके आर्गुमेंट बहुत अच्छे नहीं थे? नहीं, ये मैं अच्छे बच्चों की ही आर्गुमेंट लेकर आई हूँ। जो थोड़े से एवरेज हैं या थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, खराब लिख रहे हैं, उनकी कॉपीज़ में लिख लेकर नहीं आई हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर ये अच्छे बच्चे थे लेकिन स्टिल इनमें कुछ-कुछ कमी थी जो ये बिल्कुल रेक्टिफ़ाई कर लेंगे आने वाले 2 महीनों में। आपके लिए मैं जितना यहाँ पर आर्गुमेंट में आपको क्लैरिटी दे सकती थी, मैंने पूरा ट्राई किया है। अगर आपको लगता है कि मैम कुछ ऐसे डाउट हैं जो मेरे अभी भी रह गए हैं आर्गुमेंट राइटिंग को लेकर, तो वो आप अपने कमेंट वो हमारे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।